पिछले दिन इस क्षेत्र में गाय भैंसे चरती और जमीन में विकार डालती रही थी, और चूंकि रक्त का कहीं निशान तक नहीं था और शेरनी के जाने के रास्ते का संकेत केवल कभी कभार किसी उलट गई पत्ती या घास की कुचली गई पत्ती से ही लगता था, इसलिए हमारे आगे बढ़ने की प्रगति बहुत धीमी थी। आदमी को 200 गज तक ले जाने के बाद शेरनी ने उसे मारकर छोड़ दिया था और कई घंटे बाद लौटकर उसे ले गई थी, जब थाक के लोगों ने कई सांभरों को इस दिशा में बोलते हुए सुना था। शेरनी आदमी को मारने के बाद लेकर क्यों नहीं गई? इसका कारण संभवतः यह था कि गाय भैंसों ने उस पर आक्रमण होते देख लिया था और उसे भगा दिया था। जहां आदमी पड़ा हुआ था वहां रक्त से भरा बड़ा गड्ढा बन गया था, और चूंकि उसके गले में लगे घाव से रक्त बहना उस समय तक बंद हो गया था जब शेरनी ने उसे फिर से उठाया था, और इस कारण से भी कि अब वह उसे कमर के छोटे भाग से पकड़े हुए थी, जबकि पहले उसने उसे गर्दन से पकड़ रखा था। कमन मार्ग पर उसका पीछा कर पाना और अधिक मुश्किल हो गया था। शेरनी पहाड़ की ऊंचाई नीचाई के अनुसार चलती रही थी और क्षुद्रोह बहुत घना था और आगे कुछ गजों तक ही दिखाई पड़ रहा था, इसलिए हमारे आगे बढ़ना पहले से भी मंदतर हो गया। 2 घंटे में हम आधा मील ही चल पाए और पर्वत की धार पर पहुंचे, जिससे आगे घाटी थी जिसमें 6 महीने पूर्व हमने कमन मार का अनुसरण करते हुए नीचे जाकर चूका के नरभक्षी को मारा था। इस धार पर चट्टान की एक शिला थी जिसका ढाल ऊपर की तरफ और उस दिशा से हटकर था जिससे चलकर हम यहां पहुंचे थे। शेरनी का गमन मार्ग इस चट्टान के दाएं होता नीचे जाता था कि वह इस ऊपर झूलते शिला भाग के तले या आसपास ही कहीं दूसरी जगह लेटी हुई होगी। इबर्टसन और मैं दोनों हल्की रबर के तल्ले वाले जूते और तिवारी नंगे पैर था, और बिना कोई आवाज किए हम उस चट्टान तक पहुंच गए। अपने दोनों साथियों को चुपचाप खड़े रहने और चारों तरफ सावधानी से चौकसी रखने का संकेत करके मैंने चट्टान पर पैर जमाया और इंच इंच कर आगे बढ़ने लगा। चट्टान से आगे समतल भूमि का छोटा सा टुकड़ा था, और जैसे जैसे इस भूमि का अधिकाधिक भाग दृष्टि में आता गया मुझे पक्का लगने लगा कि मेरा यह संदेह सही था कि शेरनी इसी प्रक्षेप के नीचे लेटी हुई है। इसके ऊपर पहुंचकर देख पाने में 1 या 2 फुट चलना अभी बाकी था कि मुझे अपनी बाईं तरफ सामने कुछ हिलता डुलता दिखाई पड़ा। एक कनकशला का, जिसे नीचे दबा दिया गया था, उछलकर खड़ी हो गई और उसके 1 सेकंड बाद उससे आगे की झाड़ियों में हल्की सी हरकत करती हुई और झाड़ियों की दूर वाली तरफ से पेड़ पर बैठे बंदर ने बोलना शुरू कर दिया। शेरनी ने यह जगह अपनी रात्रि भोजन के बाद विश्राम करने के लिए बड़ी सावधानी से चुनी थी, परंतु दुर्भाग्य यह कि वह सोई हुई नहीं थी, और जब उसने मेरे सिर का ऊपर वाला भाग, मैंने अपना टोप उतार रखा था, चट्टान से ऊपर प्रकट होते देखा, वह उठ खड़ी हुई और बगल में एकदम बढ़कर ब्लैकबेरी की उलझी हुई झाड़ियों में जाकर अदृश्य हो गई। यदि वह उस जगह के बजाय जहां वह थी किसी भी अन्य जगह होती तो वह इस तरह से मुझे उस पर गोली चलाने का मौका दिए बिना वहां से नहीं जा सकती थी। इतनी अधिक सावधानी से पूरा किया गया हमारा उसका पीछा करना अंतिम क्षणों में पहुंचकर विफल हो गया था, और अब मारे गए शिकार को ढूंढने और यह देखने के अलावा कि उसका उतना पर्याप्त भाग बचा है अथवा नहीं कि उस पर बैठा जा सके, करने को और कुछ बचा ही नहीं रह गया था। ब्लैकबेरी की झाड़ियों के झुंड में उसका पीछा करते जाना व्यर्थ था, क्योंकि ऐसा करने के बाद मेरा उस पर गोली चलाने का अवसर पा सकना भी कम हो जाता। शेरनी ने अपना आहार उस जगह के निकट ही किया था जहां वह लेटी हुई थी, और चूंकि वह जगह आकाश के नीचे और गिद्धों की तेज आंखों के लिए खुली हुई थी, उसने
मारे हुए शिकार को वहां से हटाकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया था, जहां वह ऊपर से दिखाई नहीं देता था। कमन मार्ग का अनुसरण अब आसान था, क्योंकि पीछा करने के लिए अब रक्त रेखा भी बनी हुई थी। यह रेखा बड़ी चट्टानों की धार से ऊपर होकर जा रही थी और चट्टानों से 50 गज हटकर हमें मारा गया शिकार भी मिल गया। आपकी भावनाओं को मैं उस गरीब चीरी फाड़ी हुई वस्तु का वर्णन देने का प्रयत्न करके कष्ट नहीं दूंगा, जिसके कपड़ों और इज्जत का रोम रोम उतार दिया गया था, जो इससे कुछ घंटे पहले एक मानव, 2 बच्चों का पिता और उस रोती भी सूरती स्त्री का रोजी रोटी कमाने वाला था, जो इस समय बिना किसी भूल के भारत की विधवाओं के भाग्य का सामना कर रही थी। नरभक्षियों का शिकार करने में लगाए अपने 32 वर्षों में ऐसे बहुत से दृश्य, प्रत्येक अपने पहले वाले दृश्य से अधिक दारुण देखे हैं, और प्रत्येक बार यही अनुभव किया है कि मारे गए व्यक्ति को उसके हत्यारे के पास ही छोड़ देना, उसके चीरे फाड़े मांस पिंड को वापस लाकर जो भी उसे देखे उसके लिए आजीवन दुस्वप्न बना देने की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा रहता। फिर भी खून के बदले खून की पुकार अभी देहात को उस मुसीबत से, जिससे अधिक भयानक कोई अन्य मुसीबत हो ही नहीं सकती, मुक्त करने की जलती हुई इच्छा अप्रतिरोध्य है। और फिर यह आशा भी तो है, भले ही कितनी ही बेहुदा कोई उसे क्यों न समझता हो, कि शिकार बना व्यक्ति किसी चमत्कार से जिंदा बचा रहकर मदद मिलने की जरूरत में भी तो हो सकता है। मारे शिकार पर बैठकर किसी जानवर को, जिसकी पूरी संभावना है कि मारे गए शिकार पर जाने से घाव खाकर वह नरभक्षी बन गया है, गोली चलाकर मार पाने के अवसर बहुत कम होते हैं, और उसे मार पाने की प्रत्येक उत्तरकालीन विफलता कारण भले ही उसका कुछ भी रहे, उस जानवर को अधिकाधिक सावधान बनाती जाती है, और वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि या तो एक बार भोजन कर लेने के बाद वह उस मारे हुए शिकार को ही छोड़ देता है, अथवा छाया की तरह उसके पास इतना चुपके और धीरे धीरे प्रत्येक टहनी और पत्ती को उनमें छिपे अपने होने वाले हत्यारों को खोजने की निश्चिंतता ढूंढते हुए, चाहे वह कितनी ही सावधानी से क्यों न छिपा हुआ हो, अथवा कितना ही शांत और निश्चल क्यों न बना हुआ हो, उसकी तरफ बढ़ता है, और लाखों में एक मौका ही उस पर गोली चलाने का मिल पाता है। फिर भी हम में से ऐसा कौन होगा जो यह मौका लेना नहीं चाहेगा। जिस झुंड में जाकर शेरनी छिप गई थी वह मोटे तौर पर 40 वर्ग गज का था, और वह उसे बंदर द्वारा देख लिए और हमें चेता दिए जाए बिना नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए हम पीठ से पीठ लगाकर धूम्रपान करते रहे और यह सुनने के लिए बैठ गए कि जंगल के पास हमें बताने के लिए कुछ है या नहीं, और अपनी अगली चाल पर विचार करने लगे। मचान बनाने के लिए गांव में वापस जाना आवश्यक था, और हमारे अनुपस्थित रहने पर यह निश्चित था कि शेरनी अपना शिकार उठा ले जाएगी। जब वह पूरे मानव को उठाए लिए जा रही थी तभी गमन मार्ग पर उसका पीछा करना मुश्किल हो रहा था, पर अब जब उसका बोझ पहले से काफी हल्का हो गया था और उसे छेड़ भी दिया गया था, तो वह यहां से मीलों दूर निकल जाएगी और उसका मारा शिकार हमें कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो हम में से किसी एक को इसी जगह बने रहना आवश्यक था, जबकि अन्य 2 गांव से रस्सियां लाने के लिए वापस चले जाएंगे। इबर्टसन ने खतरे के प्रति अपनी सामान्य उपेक्षा के तहत वापस जाना चुना, और मैं और तिवारी उस कठिन भूमि को बचाने के लिए, जिस पर हम अब आ गए थे, पहाड़ से नीचे उतरे, और मैंने मारे गए शिकार के निकट खड़े एक छोटे से वृक्ष के ऊपर कदम रखा। भूमि से 4 फुट की ऊंचाई पर वृक्ष 2 भागों में बंट गया था, तथा एक आधे पर झुक और दूसरे आधे पर अपना पैर रखकर मैं एक ऐसा संदिग्ध आसन बनाने में सफल हो गया जो जमीन से कुछ ऊंचा था, और जिससे शेरनी को यदि वह आए तो मैं मारे शिकार पर आते देख सकता था। और इतना अच्छा था कि यदि शेरनी का मुझ पर कुछ करने का कोई इरादा हो तो उससे पूर्व कि वह मुझ पर चोट करने की दूरी के अंदर आए, मैं उसे देख लेता।
इबर्टसन को गए हुए 15 या 20 मिनट ही हुए होंगे कि मैंने एक चट्टान को पहले आगे और उसके बाद पीछे की तरफ झुकते हुए सुना। यह चट्टान बहुत ही नाजुक ढंग से रखी हुई थी और जब शेरनी ने अपना बोझा इस पर डाला और यह उसे आगे की तरफ झुकती हुई अनुभव हुई तो उसने अपना अगला पैर उस पर से हटा लिया और चट्टान को फिर से अपनी जगह वापस आ जाने दिया। आवाज मेरे सामने बाईं तरफ लगभग 20 फुट की दूरी से आई थी और यही एकमात्र दिशा थी जिसमें पेड़ से गिर पड़े बिना मेरे लिए गोली चलाना संभव हो सकता था। कई मिनट गुजर गए जिसमें प्रत्येक मिनट मेरी आशाओं को, जो काफी ऊंचाई पर चढ़ गई थी, नीचे लाती जा रही थी और उसके बाद मेरी चेताओं पर यह तनाव और भारी राइफल का बोझ मेरे लिए असहनीय बनते जा रहे थे। तो मैंने उस झुंड के ऊपर ही सिरे में एक लकड़ी को टूटते हुए सुना। यह उस बात का एक उदाहरण है जब जंगल में से होकर जाता हुआ शेर किस तरह से चल सकता है। जो आवाज उसने की थी उससे मैं उसकी सही सही जगह जान गया था और अपनी आंखें उसी जगह स्थिर करके जमा रखी थी और इतना होने पर भी वह आई थी। मुझे देखा था, कुछ देर खड़ी मेरी तरफ ताकती रही थी और उसके बाद मेरी कोई पत्ती या घास का तिनका हिलते देखे बिना वहां से चली गई थी। जब चेताओं पर पड़ा दबाव एकाएक ढीला पड़ जाता है तो अकड़ी हुई या पीड़ा करती मांसपेशियां आराम के लिए जोर जोर से पुकार करती हैं और यद्यपि इस मामले में इसका मतलब अपने कंधों और बाहों पर पड़ता दबाव दूर करने के लिए राइफल को नीचा करके घुटनों पर ले आना ही था। इस हरकत ने यद्यपि यह छोटी सी ही थी, मेरे पूरे शरीर में सर्वत्र एक सुख भरी भावना लहरा दी। शेरनी की फिर कोई अन्य आवाज नहीं आई और 1 या 2 घंटे बाद मैंने इबर्टसन को वापस आते सुना। जिन जिन लोगों के साथ मैं शिकार खेलने में रहा हूं उनमें इबर्टसन सबसे अलग तरह का और सबसे अच्छा इंसान है, क्योंकि उसमें न केवल सिंह जैसा हृदय है बल्कि वह सभी चीजों के बारे में पहले से ही सोच लेता है और इन सबसे बढ़कर वह बंदूक लेकर चलने वालों में सबसे ज्यादा निस्वार्थी व्यक्ति है। वह रस्सियां लाने गया था और अपने साथ उनके अलावा वह कंबल, तकिए, इतनी अधिक गर्म चाय जितनी मैं पी भी नहीं सकता था और खासी मात्रा में मध्याह्न भोजन लेकर वापस लौटा था। जब मैं मारे हुए शिकार की हवा आने वाली दिशा में बैठा अपने को ताजा कर रहा था, इबर्टसन ने 40 गज की दूरी पर खड़े एक वृक्ष पर एक आदमी को शेरनी का ध्यान इधर से हटाने के लिए बिठा दिया था और स्वयं मारे गए शिकार पर निगाह पड़ती रहने वाली एक वृक्ष पर रस्सियों का मचान बनाने के लिए चढ़ गया था। जब मचान तैयार हो गया तो इबर्टसन ने मारे गए शिकार को कुछ फुट हटाया, बहुत ही अप्रीतिकर कार्य, और शेरनी उसे उठाकर न ले जाए इसलिए उसे मजबूती से एक वृक्ष के निचले भाग से बांध दिया। क्योंकि चांद अब घटती जाने वाली कलाओं में था और रात के पहले 2 घंटे इस घनता से भरे वृक्षों वाले जंगल में घुप्पा अंधेरा रहने वाला था। अंतिम धूम्रपान कर लेने के पश्चात मैं मचान पर चढ़ गया और उस पर बैठकर आराम से हो गया तो इबर्टसन ने उस व्यक्ति को उतरवाया जो अलग होकर थाक की दिशा में श्रीमती इबर्टसन को साथ लेते हुए पड़ाव पर वापस चल दिया। वापस जाने वाली टोली दृष्टि से ओझल हो गई थी, परंतु सुनने से दूर अभी नहीं हो पाई थी कि मैंने एक भारी शरीर को पत्तियों से रगड़ खाते देखा और उसी के साथ साथ एक बंदर ने जो इस सारे समय तक चुपचाप था और जिसे ब्लैकबेरी झुंड के परली वाली तरफ खड़े एक वृक्ष पर बैठे अब देखा जा सकता था, बोलना शुरू कर दिया। यह अब और भी अधिक किस्मत की बात थी जितनी कि मैंने आशा की थी और हमारी वृक्ष पर एक आदमी बिठाकर शेरनी का रास्ता अलग कर देने की चाल उतनी ही सफल ढंग से काम करती नजर आ रही थी जितनी यह एक विगत अवसर पर सफल रही थी। एक तनाव भरा मिनट गुजरा, तब दूसरा, फिर
तीसरा। और तब पर्वत की उस धार से जहां चट्टान की एक बड़ी शिला पर मैं चढ़ गया था, एक काकड़ दौरा पड़ों की तरह बोलता हुआ तेजी से नीचे की तरफ भागता मेरी ओर आया। शेरनी मारे शिकार पर नहीं आ रही थी, वह इबटसन के पीछे चली गई थी। अब मुझे चिंता का ज्वर चढ़ गया था, क्योंकि यह स्पष्ट था कि उसने अपना मारा शिकार छोड़ दिया था और नया शिकार प्राप्त करने की कोशिश में लग गई थी।